स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग PCl5 के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को और देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट को। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आपका PCl5 का स्ट्रक्चर है, ये तो आपको पता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि जो इसका शेप होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। इसमें सेंट्रल फास्फोरस से ये जो आपके 5Cl हैं ये आपके सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं। इतनी बातें आपको पता है। अब इसके आगे की चीज देखनी है। इसके आगे की बात ये है कि ये जो सारे 5 बॉन्ड्स बने हैं 1 2 3 4 5, ये जो सारे 5 बॉन्ड्स बने हैं, क्या इन सारे 5 के 5 बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इक्वल है या फिर नहीं, और अगर इक्वल नहीं है तो क्यों नहीं है। इस चीज को हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो अलग अलग वे में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर इसे समझते हैं। देखिए, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे PCl5 हो या फिर कोई भी मॉलिक्यूल जिसका भी शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, उसमें एक चीज समझने वाली बात यह है कि ये जो 3 बॉन्ड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो सेम प्लेन पर होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये जो आपके बॉन्ड्स हैं 1 2 3, ये जो 3 बॉन्ड्स हैं जो कि सेम प्लेन पर है, ये जो डैश डैश हमने दिखाया है इसका मतलब है कि ये तीनों सेम प्लेन पर है। तो ये जो तीनों बॉन्ड्स होते हैं जो सेम प्लेन पर होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये जो आपको अबव और बिलो दिखाई पड़ता है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए, ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है और एक्सियल बॉन्ड्स है, इसे कुछ हम लोग इस तरह से प्रैक्टिकल वे में समझते हैं, क्योंकि सेम प्लेन क्या होता है पहले इस चीज को समझते हैं। सेम प्लेन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका फास्फोरस एटम है, ये आपको एक प्लेन दिख रहा है। अब सेम प्लेन का मतलब ये है कि इस प्लेन पे फास्फोरस एटम आपका यहाँ पर हो गया बिल्कुल सेंटर पे, और ये जो आपको 3Cl दिखाई पड़ रहे हैं 1 2 3, ये जो तीनों Cl है सेम इसी प्लेन पर मौजूद है। यहाँ पर आपका ये वाला Cl हो गया, यहाँ पर आपका ये वाला Cl हो गया और ये वाला Cl आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये तीनों Cl क्या है, सेम उसी प्लेन पर मौजूद है जिस प्लेन पर आपका फास्फोरस है। ओके, तो ये जो तीनों सेम प्लेन पर Cl है, ये जो बॉन्ड्स से जुड़े हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इतना क्लियर। अब आगे देखिए, ये वाला जो Cl है और ये वाला जो Cl है, ये वाला Cl जुड़ा होता है अबव पर, यानी कि कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपका फास्फोरस मौजूद है तो इससे यहाँ पर अबव साइड पे ये वाला बॉन्ड बनाकर Cl जुड़ा होता है। ठीक, और एक Cl आपका ये जो एक Cl आपका होता है बिलो साइड पे, प्लेन के जस्ट बिलो, मतलब ये फास्फोरस है और ये जो आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड जो दिख रहा है, ये आपका बॉन्ड हो गया और यहाँ पे आपका Cl मौजूद होता है। तो ये जो अबव और बिलो वाला Cl होता है, यानी कि ये जो अबव और बिलो बॉन्ड्स होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ओके, तो एक्सियल बॉन्ड क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या है, ये आपका क्लियर हो गया है। आपको ये समझ में आ गया है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल में 2 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो कि सेम प्लेन पर मौजूद होते हैं, और दूसरे बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स, जो कि प्लेन के अबव और बिलो पर मौजूद होते हैं। इतना क्लियर। ओके, अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये है कि ये जो आपके एक्सियल वाले बॉन्ड्स होते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वेटोरियल के कंपेयर में ज्यादा है। अब आप पूछिए कि ऐसा क्यों है, एक्सियल वाले बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों है। अब इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसका आंसर हम लोग ऐसे समझेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका ये Cl होता है, ये आपका क्या है, हैलोजन है ना, और हैलोजन के पास जो होते हैं टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, फास्फोरस के पास आता है और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इस तरह से बॉन्ड बना लेता है ना। तो इस तरह से ये बॉन्ड तो बन गए। सारे Cl ने क्या किया, फास्फोरस के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके फास्फोरस के साथ बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन इसके पास 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज हो गया, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके बचे हुए हैं। तो ये जो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना,
ये इसी में Cl एटम के क्या है, Cl एटम के सराउंडिंग मौजूद रहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से आपके मौजूद रहेंगे। हम इसे ऐसे दिखा रहे हैं, बट ऐसे क्या होता है, ये ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं, इसी तरह से सारे Cl में हो जाएगा, है ना। तो ये जो आपके रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो यहाँ पे मौजूद रहते हैं। अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब सभी जगह पे इलेक्ट्रॉन है, सभी जगह पर Cl है ना। तो होता क्या है कि ये जो आपके ये सारे Cl होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से रिपल्सन फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? क्योंकि इनके सराउंडिंग में ये सब क्या है, थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर आप ये कह सकते हो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। सभी Cl के पास क्या है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर, यहाँ पे क्या होगा, इस Cl और इस Cl के बीच क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन। इस Cl के बीच क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन। यहाँ पर भी होगा लोन पेयर रिपल्शन, यहाँ पे भी होगा लोन पेयर रिपल्शन, यहाँ पे भी होगा लोन पेयर रिपल्शन। सभी Cl क्या कर रहे हैं, सभी Cl के बीच ये जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उसकी वजह से ये लोन पेयर रिपल्शन फील करता है। ओके, इतना क्लियर कि इनके बीच रिपल्शन होता है। अब आगे की बात समझिए। आगे की बात ये है कि ये जो सारे आपके Cl होते हैं, जो कि आपके इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है। देखिए स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से था, है ना। मैंने आपको बताया कि 3 Cl जो होते हैं वो सेम प्लेन पर होते हैं, जिन्हें कि हम लोग इक्वेटोरियल, ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स से जुड़े थे, और 2 Cl आपके क्या है, अबव और बिलो है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो तीनों Cl है, ये तीनों Cl के बीच के ये जो बॉन्ड्स हैं, अगर हम लोग इनके बीच के बॉन्ड गैप को देखें या बॉन्ड एंगल को देखें, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपका होता है 120 डिग्री। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। देखिए ये मैं इक्वेटोरियल के बीच का बता रही हूँ, एक्सियल के साथ नहीं बता रही हूँ, ठीक है। इक्वेटोरियल का मतलब कि फास्फोरस है, यहाँ पे एक Cl मौजूद है, यहाँ पे एक Cl मौजूद है, यहाँ पे एक Cl मौजूद है। तो ये जो दोनों इक्वेटोरियल साइड पे है ना, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। ये वाले इक्वेटोरियल इस वाले इक्वेटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। ये इक्वेटोरियल इनके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। मतलब जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है, उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। ये सब एक दूसरे से 120 डिग्री की दूरी पर है। लेकिन अब अगर आप क्या करें कि एक्सियल और इक्वेटोरियल Cl के बीच का अगर आप बॉन्ड एंगल चेक करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके और इसके बीच का बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। यानी कि जो मैंने बताया कि एक Cl आपका ये अबव पर लगा है, ये जो अबव पर लगा है, इसका बॉन्ड एंगल यहाँ पे ये जो प्लेन पे तीनों Cl मौजूद है, 1 2 3, ये जो तीनों Cl मौजूद है, इनके साथ इनका 90 डिग्री एंगल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक Cl मौजूद है और एक Cl आपका यहाँ मौजूद है, तो सीधे 90 डिग्री आपको दिख रहा है ना। ये देखिए, यहाँ से देखिए सीधे 90 डिग्री है ना। इसके साथ भी सीधे 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, इसके साथ भी आपको सीधे 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है ना। तो ये जो Cl अबव पे मौजूद है, इसका क्या है, इन तीनों ही Cl के साथ इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक इसी तरह से जो Cl आपके नीचे मौजूद है, जो ये सेकंड वाला एक्सियल Cl है, वो भी क्या कर रहा है, वो भी तो 90 डिग्री के एंगल पे है ना। देखिए इसके साथ ये 90 डिग्री के एंगल पे, एक Cl आपका यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, क्या है 90 डिग्री का एंगल है। इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल है, इस Cl के साथ भी 90 डिग्री का एंगल है ना। तो इतनी बात क्लियर कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच 120 डिग्री का एंगल होता है और एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। इतना क्लियर। तो अब समझिएगा, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि रिपल्शन तो सभी फील कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, यहाँ पे Cl के बीच दूरी ज्यादा है। तो जो इक्वेटोरियल में सारे Cl मौजूद है, इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कम रिपल करेंगे, है ना। वहां पे रिपल्सन कम फेस करेगा। यहाँ पे जो Cl मौजूद है, वहां पे रिपल्सन, वो वाले Cl कम रिपल्सन फेस करेंगे। लेकिन जो एक्सियल पे मौजूद है, उसके साथ क्या होगा, उसे ज्यादा रिपल्शन फील करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ तीन Cl, उसके साथ अब जैसे इसको आप देखो, अबव वाले को देखो, अबव वाले में क्या है, इसके साथ 1 2 3, ये तीनों ही Cl 90 डिग्री पर है।
अब 3 Cl इसे 90 डिग्री के एंगल पर रिपल्शन फील करा रहे हैं, है ना। ये 3 Cl के साथ इसमें मौजूद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 Cl में मौजूद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन फील कर रहा है ना। और नीचे वाला भी क्या कर रहा है, 3 Cl की वजह से जस्ट 90 डिग्री की दूरी से ही 3 Cl में मौजूद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन फील कर रहा है। तो ये दोनों ज्यादा रिपल्सन फील कर रहे हैं और ये वाले जो है इक्वेटोरियल वाले जो है ये कम रिपल्शन फील कर रहे हैं, है ना। तो ये ज्यादा रिपल्शन फील करता है, यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन लगता है, इसी वजह से एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ओके, तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी और आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी, दोनों ही जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मेंशन किया है व्हाई ऑल बॉन्ड्स ऑफ PCl5 आर नॉट इक्वल, है ना। अगर आपको ये एक्सप्लेन करना है तो आप क्या करेंगे, आप बता देंगे कि PCl5 में 2 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल वाले और इक्वेटोरियल वाले, है ना। जो इक्वेटोरियल साइड पर है वहां पे लोन पेयर रिपल्शन कम लग रहा है और जो एक्सियल साइड पर है वहां पे लोन पेयर रिपल्शन वो ज्यादा फील कर रहे हैं। तो वहां पे रिपल्शन ज्यादा है ड्यू टू मोर रिपल्सन एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, है ना। अब ये क्वेश्चन आपका एक दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है व्हाई एक्सियल बॉन्ड्स ऑफ PCl5 आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, तो भी इसका आंसर यही होगा। और सबसे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, है ना, कि क्या सारे बॉन्ड्स का साइज यानी कि बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है या नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, उस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा, यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आपका पहला कॉन्सेप्ट जो है PCl5 के स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपका क्लियर हो गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब से आप PCl5 का शेप पढ़ रहे हैं तब से आप कंटिन्यूअसली यही देख रहे हैं कि जो आपका PCl5 होता है इसका शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, यानी कि TBP होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यस, इसका शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, लेकिन इसका ये शेप इसके लिक्विड और गैसियस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। ओके, इस चीज को याद कर लीजिए कि PCl5 का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लिक्विड और गैसियस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। सॉलिड स्टेट में पहुंचने पर इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। तो अब आप पूछेंगे कि सॉलिड स्टेट में इसका शेप क्या होता है ना। पहले तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सॉलिड स्टेट में इसका क्या शेप होता है, और दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर इसका चेंज क्यों हो जाता है ना। तो मैं आपको एक एक करके दोनों बातें बताती हूँ। पहले मैं आपको इसके सॉलिड स्टेट वाले स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद मैं रीजन बताती हूँ कि क्यों इसका सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ से होता क्या है कि पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए, फिर मैं आपको रीजन बताती हूँ। सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि PCl5 जो होता है ये मोनोमर फॉर्म में नहीं होता, मतलब सिंगल PCl5 नहीं होता, बल्कि ये डाइमेरिक फॉर्म में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, डाइमर के फॉर्म में होता है। होता क्या है, 2 CL5 क्या करते हैं, 2 CL5 पास पास आते हैं। अब इनके बीच क्या होता है, कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं और कुछ पुराने बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि ये 2 CL5 जो होता है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। ओके, सॉलिड स्टेट में क्या करता है, ये सॉलिड स्टेट में ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड स्टेट में ये PCl5 के फॉर्म में नहीं, इस तरह से नहीं, बल्कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस तरह से PCl4 प्लस PCl6 माइनस, इस तरह के ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि ये सॉलिड स्टेट में 2 PCl5 जुड़ करके एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या बन गया है, आयनिक कंपाउंड बन गया है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, एक पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक। ये करता क्या है, आयनिक कंपाउंड बना लेता है। अभी रीजन मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों होता है।
ये आयनिक कंपाउंड बना लेता है। अब दोनों के पहले स्ट्रक्चर को देख लीजिए। PCl4+ का स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आपका PCl6- है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। ओके, तो ये तो पहले दोनों का स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका टेट्राहेड्रल हो गया और ये आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया। ओके, तो आप समझ गए कि चलिए ठीक है, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में हमारा स्ट्रक्चर जो हो गया PCl5 का वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया, और सॉलिड स्टेट में ये आपका इस तरह से एक आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगा, और जिसमें से एक आपका टेट्राहेड्रल हो गया और एक आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया। स्ट्रक्चर तो क्लियर, लेकिन अब सवाल ये है कि सॉलिड स्टेट में इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ क्यों, है ना, क्यों चेंज हुआ। अब इस चीज को समझिए। देखिए होता क्या है, अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे Cl के पास क्या होता है, Cl के पास यहाँ पे सभी Cl के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आपको ये भी पता है, जस्ट अभी आपने पढ़ा कि इनके बीच लोन पेयर रिपल्शन काम करता है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उनके बीच रिपल्शन होता है ना। अब होता क्या है, रिपल्शन हो रहा है, तो रिपल्शन होने से क्या होता है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो घटने लगती है, एनर्जी बढ़ेगी, रिपल्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। अब आप पूछेंगे कि मैम यहाँ पे तो पहले से ही मतलब रिपल्शन हो रहा है, लिक्विड और गैसियस स्टेट में भी रिपल्शन हो रहा है, सॉलिड स्टेट में ऐसा क्या हो गया कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ये रिपल्शन इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जब लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में कोई कंपाउंड होता है तो उस केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं, है ना। अब एक PCl5 से दूसरा PCl5 दूरी पर है, तो वहां पे थोड़ा कम रिपल्शन है ना। लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, एक PCl5 है ही, अब बगल में दूसरा PCl5 आ गया, तो क्या होगा, एक तो पहले ही यहाँ पे सारे Cl के बीच लड़ाई चल रही थी, सारे Cl के जो 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उनका रिपल्सन चल रहा था। अब एकदम से पास में दूसरा भी PCl5 आ गया, उनके भी Cl का भी आपस में रिपल्सन चल रहा है। अब कुछ बगल वाले Cl से भी ये रिपल्शन फील करने लगेगा, तो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में रिपल्शन और बढ़ जाएगा। जब रिपल्शन बढ़ जाता है तो वो क्या करेगा, उसकी और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ तो वो करेगा ही। तो इसीलिए करता क्या है, वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है। एक PCl5 अपना एक Cl- रिमूव कर देता है, निकाल देता है, जो दूसरे के पास चला जाता है, और PCl6- का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, एक बार पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक बार नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस तरह से एक ऐसा डाइमर बन जाता है जिनके बीच क्या होता है, प्लस माइनस चार्ज है, और दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है, एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है, जिससे इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। ओके, तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये वाला स्ट्रक्चर क्यों चेंज हो जाता है, मतलब सॉलिड स्टेट में इसका स्ट्रक्चर चेंज क्यों हो जाता है। ओके, इतना क्लियर। अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि PCl5 का शेप कैसा होता है, वहां पे कोई स्टेट मेंशन नहीं है, मतलब कोई फेज मेंशन नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ आपसे ये पूछा जा रहा है कि PCl5 का शेप कैसा है। तो उस केस में आप लोग यही लगाएंगे आंसर में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। ओके, लेकिन अगर आपके पेपर में पर्टिकुलरली मेंशन है सॉलिड फॉर्म, पर्टिकुलरली सॉलिड फॉर्म मेंशन है, आपसे पर्टिकुलरली सॉलिड स्टेट में पूछ रहा है, तो उस केस में आप ये वाला टिक करेंगे। ओके, और एक चीज समझिए कि यहाँ पे कैसे बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस लिखने के लिए आता है, कैसे पूछता है, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दिया है ऊपर, आप देख सकते हैं। ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाउ डज PCl5 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ PCl5 इन सॉलिड स्टेट। तो पर्टिकुलरली अगर सॉलिड स्टेट मेंशन है तो आप ये वाला बताएंगे, और अगर कोई फेज नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ PCl5 लिखा है, तो आप ये वाला आंसर लगाएंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो PCl5 टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।